अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर अलीशा अंसारी के नावल सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा के साथ, और ये इसकी सेकेंड एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। दिन थे कि तेज़ी से गुजर रहे थे। 11 साला अली स्कूल से आकर गार्डन में लैली का सर खा रहा था और वो क्यारियों में पानी डालने में मसरूफ़ थी। बड़ी आंखों में काजल की मोटी लकीरें नुमाया थी। सफ़ेद खड़ी शलवार पे बेबी पिंक कलर की कमीज़ जेब किए हुए थी और सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा जिसके गिर्द बेबी पिंक जापानी पीको हुई थी, वो कुर्सी पे पड़ा था। अली, यूनिफॉर्म तो चेंज करो, सर खा गया हो मेरा। पानी के पाइप के मुंह पे उंगली रखकर उसने प्रेशर से पानी बाकी गार्डन की घास पे उड़ाया। लालिक बाजी, आगे तो सुने। फिर उस खिज़र ने मेरे बाल खींचे और मैंने मुक्का बनाकर उसके दांत तोड़ दिए। वो पुरजोशी से बात जारी करने लगा। दांत तो मैं तुम्हारे तोड़ूंगी अगर 1 सेकंड में तुम अंदर ना आए। पीछे से माँ की चिंगारती हुई आवाज़ पे सख्त बदमज़ा हुआ। लालिक ने उसे घूरा तो वो अंदर चला गया। तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, क्यों उसे बिगाड़ने पे तुली हुई हो? चची नागवारी से कहकर अंदर जाने लगी। इसमें मेरा कसूर नहीं बल्कि आपकी तरबियत का है। कभी सोचा है वो आपकी बजाय मुझसे सारी बातें क्यों शेयर करता है? वो उनको हकीकत का आईना दिखाकर अपने काम में लग गई। मेरा बेटा है वो, मुझे मत सिखाओ। लालिक ने उनकी बात कानों पे उड़ाई। मेरा बेटा है, मुझे मत सिखाओ। नकल उतारी गई। वो घास को पानी दे रही थी जब चौकीदार ने मेन गेट खोला और एक काली बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। भाई को गाड़ी में उतरता देखकर उसने पाइप का रुख मोड़ दिया। योशे को वो ज़रूरी हिदायत कर रहा था। लालिक आंखें छोटी किए उन्हें देखने लगी। फिर मोबाइल बजा। मिकाल कॉल रिसीव करके योशे से कुछ फासले पे गया था और मौके का फ़ायदा उठाकर लालिक ने हिसाब बराबर करने का सोचते हुए पानी का पाइप योशे के जानिब कर दिया। अचानक पानी की ठंडी बौछार पे वो एकदम गड़बड़ा गया। ओह, आई एम सॉरी योशे, मुझे पता ही नहीं चला। निहायत मासूमियत से कहकर उसने मिकाल को पलटते हुए देखा। यह आपने क्या किया? हाथ से मुंह पोंछकर उसने हैरत से सर उठाकर वापस झुका लिया। मिकाल तन फन करता लैले के सर पहुंचा और उसका कुर्सी पे पड़ा दुपट्टा उठाकर उसके सर पर डाला। अंधी हो गई हो, कोई खड़ा हुआ दिखता नहीं है क्या? उसके दहाड़ने पे वो सहम गई। अरे यार, लगता है गेम उल्टी पड़ने वाली है। भाई के सख्त तेवर देखकर वो सोच ही सकी। होश में रहा करो, लड़कियों के लिए इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। और आइंदा तुम्हारा दुपट्टा मुझे सर से उतरा दिखाई न दे। सॉरी भाई, वो गलती से मन बनाई। शट अप, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारा बचपना ख़त्म नहीं हो रहा। 3 दिन बाद हरीज़ की फैमिली तुम्हें देखने आएगी। तुम शराफत से मुंह बंद रखना, और अगर तुमने इनकार किया तो लालिक, तुम अपने भाई का ख़तरनाक रूप देखोगी। वो सख्ती से उसका बाजू पकड़ के बोला। लालिक की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसने योशे को देखा जो सर झुकाए खड़ा था। इस रूप से भी ख़तरनाक और कोई रूप है? बहुत भारी पड़ रही हूँ ना मैं आपको? एक काम करें, चांद से मार दें, बोझ भी कम होगा और मेरी इस रिश्ते से जान भी छूट जाएगी। भीगे लहजे में तलखी से कहा। निकाल ने गुस्सा जब्त किया। बकवास बंद करो और अंदर जाओ और आंखें खुली रखा करो। वो कारोबार की सारी फ्रस्ट्रेशन लालिक पर उतार चुका था। सर कोई बात नहीं, इनको मालूम नहीं था मेरा। योशे ने हिमायत ही करना चाही। तरफदारी मत करो इसकी। ज़बरदस्ती करेंगे तो ख़ुद अपनी जान ले लूँगी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करूँगी कि घर वालों ने यह कदम उठाने पर मजबूर किया था। ये कहकर लालिक ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। लालिक, मिकाल का हाथ उठा था और लालिक यक तक दम साधे बेयकीनी से भाई को देखती रही। सर ये क्या कर रहे हैं? छोटी बहन है वो आपकी। योशे माहौल की नज़ाकत देखकर फ़ौरन बोल पड़ा और मिकाल का हाथ हवा में ही ठहर गया। लालिक ने शशदर निगाहों से मिकाल की निगाहों में देखा। अंदर एक मान टूटा था। लालिक को शदीद तज़लील का एहसास हुआ। अगर मिकाल अकेले में डांट देता तो वो चुप करके सुन लेती। कम अज़ कम किसी तीसरे के सामने ये उसका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त था। तुम्हारी वजह से हुआ है ये। योशे ने चौंक कर सर उठाया। मुकाबिल की आंखों की काली लकीर आज फैल गई थी। वो उसे नफ़रत से देखकर पाइप नीचे फेंक कर अंदर चली गई। योशे को यह सब ठीक नहीं लगा। किसी ने जैसे ज़मीन झिझोड़ा। वो खुद एक बहन का भाई था।
आज फिर हमदर्दी उदाई। मलाल से उसने नीचे पड़े पाइप को देखा था। मज़ीद झटका उसे तब लगा जब अंदाज़ा हुआ कि ललित की शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। वो शशोपंज में मुब्तला हो गया कि सर को शहरयार के बारे में बताया या नहीं, पर वो एक दुपट्टे पे इस कदर भड़क गया था। इस बात पर तो ललित को जान से ही मार देता। उसने सोच तर्क कर दी। कमरे में आकर वो बेड पे ऊंधे मुंह गिर गई। दबी दबी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। उसने फ़ौरन शहरयार का नंबर डायल किया। तीसरे घंटे पे कॉल रिसीव कर ली गई। ललित, तुम रो रही हो, क्या हुआ है, बताओ मुझे। उसकी रुंधी आवाज़ पे मुकाबिल के लहजे में तड़प पैदा हो गई। शेरी, भाई ज़बरदस्ती मेरी शादी हुरैस से करवा देंगे। प्लीज़ आप रिश्ता घर भेजें। परसों तरसों तक वो लोग मुझे देखने आने वाले हैं। वो टूट फूट का शिकार थी। ओके, मैं कुछ करता हूँ। कुछ नहीं करना, रिश्ता भेजना है, वरना आप मुझे खो देंगे। हाँ मेरी जान, मैं डैड से बात करता हूँ, तुम ख्याल रखो अपना, मैं ज़रा भी मीटिंग में जा रहा हूँ, वो पुचकारते हुए बोला। और ललित ने कॉल काट दी। मैं भाग जाऊँगी अगर कुछ गलत हुआ तो। उसके जहन में न जाने क्या चल रहा था। रात में भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली। किसी को उन दोनों बहन भाई की तल्ख कलामी का इल्म नहीं था। ताबिंदा अलग ललित की जानिब से परेशान थी। सब खाने पर मौजूद थे और वो नहीं आई थी। दादी, आप परेशान मत हो, आ जाएगी वो। पता तो है भूख उससे बर्दाश्त कहाँ होती है। मिकाल ने चावल का चम्मच मुंह में रखने से पहले कहा। भूख की बात नहीं है, कमरा बंद करके बैठिए। बता भी नहीं रही क्या हो गया है। जरीना भी शाम में गई तो उसे झिड़क कर भेज दिया। पता तो है कितनी ज़िद्दी है, इसलिए फ़िक्र हो रही है। सुबह कुछ नहीं खाया था उसने। ताबिंदा की फ़िक्र पर सबूर ने आंखें चढ़ाई। अच्छा है, मर्ज है तो जान छूटेगी। वो खुद में बड़बड़ाई। मैं देखता हूँ जाकर। वो नॉर्मल हो चुका था और एहसास भी हो रहा था कि बिला वजह उसने ललित पे इतना गुस्सा किया। इसी भाई पे तो वो नाज करते थकती नहीं थी। वो खाना छोड़कर उसके कमरे की जानी बढ़ गया। दरवाजे पे दस्तक दी। जरीना भी, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, क्यों परेशान कर रही हैं। बुलंद आवाज़ बाहर तक मिकाल को सुनाई दी। ललित, मैं हूँ। मिकाल, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ सुनकर ललित की आंखों से पानी जारी हो गया। एक तल्ख मुस्कुराहट लबों पे बिखर गई। अपना वजूद समेटती वो खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बेड पे आके बैठ गई। मिकाल दरवाज़ा बंद करके उसके बराबर में ही बैठ गया। नाराज़ हो? उसके कंधे पे बाजू फैलाए। हुनूस खामोशी बरकरार रही। माफ़ कर दो अपने भाई को, मुझे गुस्से का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ऊपर से तुमने ज़ुबान दराज़ी शुरू कर दी थी। मिकाल ने प्यार से उसे खुद से लगाया। वो खूब रोने लगी। आज आंसुओं में कोई मकसद नहीं छुपा था। दिल से निकल रहे थे आंसू। सारी गलती ही मेरी है। बिल्कुल नहीं, बड़ी हो गई हो, ख्याल रखा करो। ऐसी लापरवाही सी कब से वहाँ खड़ी होगी। पता है घर में कितने मुलाजिम हैं, फिर भी। वो उसे समझाने लगा। भाई, मैं मानती हूँ मेरी गफलत थी, पर योशे के सामने आपने गुस्सा करके अच्छा नहीं किया और आप थप्पड़ भी मारने वाले थे। कंधे पे सर रखे शिकवा किया। मेरी जान, आपको अपनी धमकियाँ याद नहीं? मिकाल ने याद दिलाना चाहा तो वो सर झुका गई। मिकाल ने उसके बालों पे लब रखे। यूशा से क्यों इतना चिढ़ती हो? उसने तुम्हारी कौन सी भैंस चुरा रखी है? वो उसे बहलाने लगा। बस वो पेंडू मुझे बुरा लगता है, उसकी वजह से ही आपने आज इतना गुस्सा किया। यूशे और पेंडू? हाँ, खानजादी का तो दिमाग ही ख़राब था। अच्छा बाबा, सॉरी बस। ललित को खुद से दूर करते हुए कहा तो वो आंखें पोंछकर मुस्कुरा दी। देखो चंदा, हरीस शरीफ लड़का है। क्या हुआ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर नेक तबीयत का मालिक है। वो उसे रिश्ते पे कायल करने लगा। मज़ीद गुफ्तगू जारी रखी। ललित ने कोफ्त के मारे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो जानती थी जब शहरयार का रिश्ता आएगा तो उसका भाई हरीस पे शेरी को ही फौकियत देगा। ना ही वो मूड बर्बाद करना चाहती थी। मुस्कुराकर उसका हाथ थामकर बाहर निकल गई। अगले दिन रात के खाने के वक्त सब ताबिंदा के कमरे में मौजूद थे। इत्तेफाक से आज मिकाल भी था। तभी पुप्पो अपना जला हुआ हाथ लेकर आ गई। सबूर, हाथ कैसा है? ताबिंदा ने पूछा। बस अम्मा, कुछ बेहतर है, पता ही नहीं चला कब चाय हाथ पे गिर गई। मेरी प्यारी पुप्पो, अपना ख्याल रखा करे ना। ललित ताबिंदा के आंचल से उठकर पुप्पो से चमट गई। मिकाल और बाकी सब मुस्कुराने लगे, जबकि चची और सुनैर खुद पुप्पो को उसका ड्रामा नागवार गुजरा। नानू, अब तो अम्मी चाय भी नहीं पी रही हैं, जैसे दोबारा उनके हाथ पे गिर जाएगी। सुनैर की बात पे मिकाल की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हुई। तुम ख्याल रखो पुप्पो का, वो संजीदगी से बोला। सुनैर ने इत्मीनान से पलक झपका दी।
मैं अपनी फूफो के लिए चाय बना कर लाती हूँ ना। ललित ने प्यार प्यार के चक्कर में उनके गले पे जोर दिया। हाँ जाओ, शाबाश। मिकाल उसकी खुशगवारी पे हैरान था। फूफो, चाय में जहर डालूं या शक्कर? आंखें टपटपाकर उसने कान में सरगोशी की। जहर? अरे फूफो, जहर क्यों चाहिए आपको? लगता है तबीयत ख़राब हो रही है। मैं कम चीनी की चाय ले आती हूँ। और तकरीबन 10 मिनट बाद वो जानबूझकर बनाई इंतहा बदमज़ा चाय के साथ लौटी थी। साथ उसने बाकी सब के लिए भी चाय बनाई थी। सबको कप थमाकर आखिरी अलग रखा कप फूफो की जानिब बढ़ा दिया। वो चाय ठंडी होने की मुंतज़िर थी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। दादू के साथ चाचू ने भी तारीफ़ में सर को जुम्बिश दी। फूफो ने जैसे ही घूंट भरा, चाय उतारना मुहाल हो गया। ये कैसी चाय बनाई है? इससे बेहतर है जहर ही दे देती। उनके चिल्लाने पर ललित ने मासूमियत से सर झुका लिया। सही में फितना भी थी वो। फूफो, क्या हो गया? चाय सही तो है। मिकाल ने पहल की। तो बेटा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? फूफो, आपको क्यों मुझसे शिकायत रहती है? दादू, आप खुद पीकर चेक करें। ललित ने रोंदू सी शक्ल बनाई। सबूर के हाथ से कप लेकर बहुत ही महारत से उस कप को अपने कप से तब्दील किया और ताबिंदा की तरफ बढ़ाया। सही तो है। दवाई की वजह से तुम्हारी ज़ुबान का जायका ख़राब होगा, ताबिंदा बेगम ने घूंट भर कर कहा। ललित ने कप लेकर चाय भाई को दिखाई और फिर सुनहर की जानिब बढ़ा दी, जिसने फ़ौरन एक घूंट भरा और खामोश रही। पप्पू को शक हो गया था। ललित ने कुछ गड़बड़ ज़रूर की है, जब भी उसकी मुस्कुराहट से मटने का नाम नहीं ले रही थी। ये पहली बार लिया पंगा था जो उसे बहुत भारी पड़ने वाला था। इस बात को रफ़ा दफ़ा करके ललित की शादी का मौजू चल पड़ा, जिसे वो सख्त खौफ से सुन रही थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ ललित की शादी के बाद मैं भी अपना कोई ठिकाना कर ही लूँ। कब तक आपके दर पर पड़ी रहूँगी? मेरी जवान बेटी है, मुझे इसका भी सोचना है। उनकी अदाकारी मिकाल को फंसाने के लिए शुरू हो गई। ललित ने दांत पीसे। फूफो, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही का घर है। नहीं बेटा, ये ललित का होने वाला है। लहजा बिल्कुल चुभने वाला नहीं था। बहुत अपनायत से वो बोली, पर मुकाबिल भी ललित बैठी थी। मेरी फूफो जान, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये घर वीरान हो जाएगा अगर आप दोनों चली गई। शादी के बाद जब मैं मिलने आया करूँगी तो बेजार हो जाया करूँगी। डियर फूफो, आप कहीं नहीं जाएंगी। और सुनहर की शादी आप हरीस के छोटे भाई से कर दें। मैंने उसे देखा, मुझे तो लगता है वो सुनहर को पसंद करता है। उस दिन शॉपिंग पे हमें मिला था, बहुत मुस्कुरा के बात कर रहा था, जबकि सुनहर उसे इग्नोर कर रही थी। अच्छा है, मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाएगी। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। उसके बाद से सबको सांप सूंघ गया था। कहाँ से लाई थी वो दिमाग? बहुत तेज़ी से शैतानी दिमाग का इस्तेमाल किया जाता था। मिकाल को उसकी बात सख्त नागवार गुजरी। उसने निगाहें सुनहर पे जमा ली, जो होठ कुचलने में मगन थी। भूरे बाल कंधों पे फैले हुए थे। आंखों में गोया वीरानी उमड़ आई। चेहरा बुझ गया। ललित, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोला करो। वो अंदाज नरम रखे ही बोला। भाई को तो तब अकल आएगी जब इन अम्मा बेटी की अब तक की चालाकियों का इल्म होगा। अल्लाह, उठा ले तू पर्दा मेरे भाई की आंखों से। एक बार मौजू फिर बदला। अब कुछ हंसी मजाक चल रहा था दादू और ललित के दरमियान, और चाचू भी उसमें शामिल थे। बाकी सब बस मुस्कुरा ही रहे थे, जबकि मिकाल का तो सुकून गर्क हो गया था। सुनहर का नाम वो किसी और के साथ बर्दाश्त ही कहाँ कर सकता था। उसकी बहन तो मासूम ला इल्म थी, इसलिए गुस्से से परहेज़ किया। ललित बहुत मासूम थी। वो छत पे खड़ी बेहद उदासी से कोहनियाँ छत की उठी दीवारों पे जमाए नीचे गार्डन को देख रही थी। फिर सर उठा के निगाहें चाँद पे मरकूज़ कर ली। बारीक सा चाँद मंजर की खूबसूरती बढ़ा रहा था और सितारे लातादाद झुरमट में जमा थे। वो बगैर आहट किए छत पे आया था। मूड खासा ख़राब था। सिगरेट का धुआं उड़ा के जब उसने करीब ही छोड़ा तो वो चौंक गई और पलटी। वो सख्त पथरीले अंदाज से हाथ पीछे बांध चुका था। सुनहर ने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। अगर तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और का ख्याल आया तो अच्छा नहीं होगा। वही पुराना सर्द अंदाज। सुनहर मचल गई और झटके से उसकी जानिब घूमी। जब आप मुझे अपना नहीं समझ सकते तो फिर क्यों मेरे दिल के मामले में अमल दखल करने के रवादार हैं? मुझ पे किस बात का गुस्सा है? वो भी सख्ती से सवाल जड़ गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबड़े भींच कर कहा। वाह! और तब तो बड़े मज़े से बैठे थे जब ललित ने शिजा के रिश्ते की बात की। तब मेरे दिल पे क्या चोरियाँ चली, उसका अंदाज़ है आपको। आप मर्दों को बस धौंस जमाना आता है और कुछ नहीं।
अगर इतनी हिम्मत है तो बात करे सबके सामने। मैं खुद आपके अलावा किसी का तसव्वुर गुनाह समझती हूँ। आज दिल खोल देना सुनैर ने मुनासिब समझा और दबे दबे गुस्से में बोली। मिकाल खानज़ादा की परेशानी पे जो उसकी बातों से बल लाए थे, आखिरी बात पे शिकने ख़त्म हो गई। होठों को पुरतबस्सुम मुस्कान ने छुआ। और कब से तुम्हारे दिल में ये सब चल रहा है? वो गंभीरता से उसके करीब हुआ तो सुनैर ने जुज़्बुज़ सी निगाहें झुका ली और दीवार से मुकम्मल लग गई। दोनों के दरमियान एक हाथ का फासला अब भी मौजूद था, तब से जब मोहब्बत के मायने से नाआशना थी। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। दिल में कुछ नहीं रखती, सब बता देती हो। वो उसकी हिम्मत को सराहते हुए बोला। बस फिर शादी की तैयारी करो, लालिक का रिश्ता पक्का हो, फिर मैं दादी से बात करूँगा। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई। सुनहर खुशी से झूमने वाली हो गई और फ़ौरन नीचे भाग गई। उसकी तेज़ी पे खानज़ादा पीछे हंसा रह गया और सिगरेट वापस लबों में दबा ली। अब वो उस जगह खड़ा था जहाँ वो चंद लम्हे पहले खड़ी चांद को बड़ी फुर्सत से तक रही थी। नीचे आकर उसने अम्मी को ये खुशखबरी सुनाई। चलो शिकर, कुछ तो तुमने खुद भी किया। तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या बातें करनी पड़ती हैं। वो अपने जले हुए हाथ का मुआयना कर रही थी। वैसे आप कौन सी दवाई खा रही हैं जो ज़ुबान का जायका ख़राब हो गया है? वो बेवकूफ़ लाली की चालाकी समझी ही नहीं थी। चल अकल की मारी, तुझे कुछ समझ नहीं आया? ललिक ने आज अच्छा नहीं किया। उसे यह हरकत बहुत भारी पड़ेगी, मुझे अब जाकर समझ आई है। उसने सबकी नज़रों से ओझल कब तब्दील कर दिया था। ओह, पता नहीं वो कब अपने ससुराल की होगी। वो सुनैर नखवत से कहकर बेड पर टेक गई, बालों को बल देने लगी। बात इतनी नहीं है जो मैं बर्दाश्त करूं। उसकी ये कोशिश थी कि मुझे कोई जहनी मरीज़ा साबित कर दे। क्या हो गया अम्मी, अब आप ज़्यादा सोच रही हैं। आपको पता तो है वो मजाक करती है। सुनैर को यकीन नहीं आया। ललिक का भी ये मकसद नहीं था। तुम अक्ल की कम ही रहना। वो हमारी सिर्फ दुश्मन है और दुश्मन को कभी नर्म निगाह से नहीं देखते। तो वो शदीद बेजार हुई। हमें हमारी औकात उस दिन बता रही थी। अब मैं उसे उसकी असल औकात दिखाऊंगी। जिन तमाम चीज़ों पर उसे गुरूर है सब बर्बाद कर दूंगी। बेयारो मददगार न छोड़ दिया तो मेरा नाम भी सबूर बेगम नहीं। वो बदले की आग में जल रही थी। तो क्या करेंगी आप? मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो कोई गलती करे और वो हरीस से शादी नहीं करना चाहती। यकीनन कुछ उल्टा ज़रूर अब होगा और हम बहती गंगा में हाथ धोएंगे। इस घर पे उसे इतनी आसानी से कब्ज़ा जमाने नहीं दूंगी। हाथ का मुआयना करके उन्होंने सर उठा ही लिया। जो करना है करें, बस मुझे मिकाल चाहिए। लालिक जाए भाड़ में, जिए मरे मुझे गर्ज नहीं, ना मुझे इस घर की गर्ज है। हो जाएगी इस घर की भी तमन्ना। अभी तुम इस नज़रिए से नहीं देख रही। तुम्हारी आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी है। सबूत कहते हुए सोने के लिए लेट गई। सुनैर ने गहरी सांस भरी और लाइट ऑफ करके कमरे में निकलकर अपने कमरे में चली गई। ये पुप्पो और भतीजे के दरमियान लगी आग हर एक को लपेट में लेने वाली थी। कोई शायद मकसद में कामयाब होता तो कोई आसमान से ज़मीन पर गिरने वाला था। वो खूब तैयार सी कमरे से बाहर निकली थी। सर पे दुपट्टा डाल लिया था कि खुले बाल नज़रों में ना आए। आंखें काजल के बदौलत मज़ीद खूबसूरत लग रही थी और सितम ये कि उन पे लाइनर्स और मस्कारा भी लगाया गया था। महरून रंग की घुटनों को छूती फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और शिफॉन का हम रंग दुपट्टा था। खस्से भी उसी इम्तिजाज के, पैरों में मुकीद थे। शाम के 7 बज रहे थे। सुनैर ने उसे बाहर जाते देखा तो हकारत से नज़रें फेर ली। उसकी खूबसूरती से जलन ही हुई थी। ऊपर से उसके बाल ललिक की तरह ज़्यादा लंबे नहीं थे। कल हरीस की फैमिली ललिक को देखने आने वाली थी और शहरियार आलम ने भी ललिक को बता दिया था कि उसके वालिद कल उनके घर रिश्ता लेकर आएंगे। यही उसके खुश होने की वजह थी और अब वो अपनी खुशी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। शहरियार से शादी के बाद उसे लगता था उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो शादी को महज अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, पर उस घर के लोगों से जान भी छुड़ानी थी। और सारी बात मोहब्बत की थी जो उसे शहरियार से थी। उसके जज्बात बिल्कुल खालिस और सच्चे थे। उसे मिकाल से इजाज़त बाहर जाने की मिल गई थी, पर वो ताकीद कर चुका था कि वो 10 बजे घर पर मौजूद हो। शिज़ा ने ही उसे घर से पिक किया था। यार शिज़ा, ये तुम कहाँ ले आई हो? इससे बेहतर है किसी रेस्टोरेंट चले जाते। सख्त बेजारियत से लंबी गर्दन दाएं बाएं आहिस्ता से हरकत में ली। यार, मैंने सुना है यहाँ आज मारूफ सिंगर की परफॉर्मेंस है, बस इसीलिए ले आई हूँ, वरना कहाँ इस बेढंगी जगह खुद आती और तुम्हें लाती।
वो पूरी सच्चाई से बोली। अपने पसंदीदा सिंगर की आमद का सुनकर लैलिक की बाँछें खुल गईं। आंखों में जो बेजारी पनप रही थी वो मिट गई। ये एक नाइट क्लब था जहाँ लड़के लड़कियाँ खुले अंदाज में नाच गा रहे थे। कहीं ताश के पत्ते खेले जा रहे थे तो कहीं कुछ। नीली, हरी और लाल रोशनी पूरे क्लब में बारी बारी फैल रही थी। ओए, ये क्या? यहाँ ये हराम मशरूब भी होता है? लैलिक ने पास से गुजरते वेटर को वाइन के ग्लास ले जाते देखा तो हैरत से पूछा, मैं रोज़ आती हूँ, जो मुझे मालूम होगा। आजकल वाइन ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ही होती है। सुना यही है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स ही होते हैं बस। मुरारा नहीं आई अभी तक। छत पे लगे क्रिस्टल के बल्ब की रोशनी उसकी चमकदार आंखों में पड़ रही थी। उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए उसने इनकार कर दिया। शीज़ा म्यूज़िक से लुत्फ़ लेते बोली। लैलिक अजीब अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी ज़माने मारूफ सिंगर की वहाँ एंट्री हो गई और वो सब कुछ भूल बैठी। क्लब का मंजर अब खासा मुख्तलिफ था। महफिल सज चुकी थी। सब लड़के लड़कियां स्टेज के करीब खड़े झूमते, तालियां पीटते, हूटिंग करते मज़े ले रहे थे और करीब खड़ी लैलिक और शीज़ा भी अपनी मस्ती में मगन वीडियो बना रही थी। देखा, आया ना मज़ा? और तुमको इनके साथ सेल्फी भी मिल गई। अब घर चलते हैं। खाने से फारिग होकर 9:30 तक वो दोनों निकलने लगी। हाँ शीज़ा डार्लिंग, मज़ा आ गया पर आइंदा नहीं आएंगे। जो भी हो, ये जगह अच्छी नहीं। हाँ यार सॉरी, तुम खुश थी, मैंने सोचा और खुशी दुआला कर दूँ और थोड़ा एडवेंचर भी हो गया। वो उसे खुद में भींच कर बोली। लैलिक हंसने लगी। दोनों टेबल से उठकर आगे बढ़ी थी कि एक वेटर से लैलिक टकरा गई और उसका ड्रेस गंदा हो गया। भाई अंधे हो गए हो, देख कर चलो ना, वो गुस्से से बोली। नया जोड़ा ख़राब हुआ था। सॉरी मैम, वो मखसूस अंदाज में बोला, जैसे रोज़ माफ़ी तलाफ़ी चलती रहती हो। वॉशरूम किधर है? अभी वॉश करना पड़ेगा वरना धब्बा पड़ जाएगा। वो सॉस का धब्बा देखकर झुंझला कर बोली। मैम, ऊपर फ्लोर पर राइट हैंड साइड पर ही फीमेल वॉशरूम्स हैं। शीज़ा तुम रुको, मैं आती हूँ। वो ऊपर की तरफ चली गई। शीज़ा वापस बैठकर नींद में ऊँग थी, इधर उधर देखने लगी। लैलिक ने ऊपर जाकर वॉशरूम ढूंढा, उसे नहीं मिला। वहाँ के सारे दरवाजे खुले थे और एक दरवाज़ा बंद था। यही वॉशरूम होगा, वो सोचकर आगे बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर अपने मगन अंदाज में जो ही अंदर आई, सामने 3-4 लड़कों को देखकर रुक गई। एकदम सांस अंदर अटका और कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। यूशे का एक दोस्त यहाँ वेटर की जॉब करता था। इत्तेफाक से यूशे उससे मिलने गया था। नज़र जब लैलिक मैडम पर गई तो उसे यहाँ देखकर ठटक गया। तकरीबन आधे घंटे से वो तजस्सुस के मारे उस पर नज़र रखे हुए था। खानज़ादा हवेली की लड़कियाँ इतनी बेबाक तो नहीं थी, तो आखिर ये लैलिक मैडम यहाँ क्या कर रही थी? पर लैलिक जो ना करे वो कम था। उसने सोचा मिकाल को बता दे, पर मिकाल का तैश उसे याद आ जाता था और इतनी देर नज़र रखने से उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो बस टाइम पास के लिए आई है। पर जब वो ऊपर गई तो वो कुछ फ़िक्रमंद हुआ। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। उन लड़कों को देखकर वो बस फ़ौरन पलटने लगी। तभी एक लड़का तेज़ी से उठकर झट उसे करीब पहुंचा। नहीं मैडम, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। और दरवाजे पर हाथ रखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दिलनशीन अंदाज, लैलिक का सफ़ेद चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? हटो परे, जाना है मुझे। वो घुर्राई। पैर लरज़ना शुरू हो गए थे। उसने वहमो गुमान में नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसेगी, बल्कि अभी तो उसे मुसीबत के बड़े होने का अंदाज़ा भी नहीं था। अरे जब आई हैं तो थोड़ी देर गपशप लगा के चली जाएं, हमारी कंपनी आपको बोर नहीं करेगी। बेड पर से एक लड़का दिलनशीनी से उठता हुआ बोला और सड़ता पैर उसका जायज़ा लिया। वो खूबसूरत स्मार्ट सी लड़की थी, महरून लिबास में मौजूद थी। वो रंग उसकी रंगत पे बेहद खिल रहा था और काजल से लबरेज आंखें शहर में जकड़ने के लिए सलाहियत रखती थी। बेखैर तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। वो उन दोनों के दरमियान से रास्ता बनाना चाहती थी, पर वो दोनों आवारा रास्ता रोक चुके थे। कमरे का माहौल एसी की वजह से सर्द था और रोशनी मध्यम थी। सब हैं, बस आपकी कमी है। वो लड़का उसका बाजू थामकर चेहरे पे झुकने लगा। लैलिक की तो जान निकल गई। सियाह आंखों में खौफ छलकने लगा। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। बालों में बॉल पिन निकालकर उसने दूसरे हाथ से पिन उस लड़के के गर्दन पे घुसा दिया। वो लड़का करहा कर दूर हुआ। कमीने, दूर रहो मुझसे। वो मजबूत लहजे में आंखें दिखाती घुर्राई और बाल पिन को तलवार समझकर उनके सामने किया, जैसे उस बाल पिन से वो अपनी हिफाजत कर लेगी। पहले तो बातचीत पर छोड़ देता, पर अब
वो भूखा भेड़िया बना झपटने वाले अंदाज में उसकी जानी बढ़ा और उसे खींचकर कमरे के दरमियान ज़मीन पर पटका। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! लालिक ज़ोर और शोर से चिल्लाई और गुदास कलाइयाँ ज़ोर ज़ोर से फर्श पर मारने लगी। तभी उस लड़के ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उसका बाजू मरोड़कर कमर से लगा दिया। उसने सिसकारी भरी। बाकी दोनों लड़के खूब एक लड़की की बेबसी के आलम पे हंसकर मज़े ले रहे थे। कातिल की यह दलील मुसन्निफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। यूशे सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा था और लैली की आवाज़ पे सिक्योरिटी को चिल्लाकर आवाज़ लगाता कमरे की तरफ लपका और दरवाज़ा खोलकर जब अंदर दाखिल हुआ तो मंजर देखकर उसका दिमाग गर्म हो गया। वो पतले दुबले से लड़के गड़बड़ा उठे। यूशे अपनी पश्तो ज़ुबान में उन्हें गालियाँ नवाज कर उस लड़के पे झपटा। लाली की जान में जान आई। तभी सिक्योरिटी अंदर दाखिल हुई। नीचे बैठी शीज़ा ने जब सिक्योरिटी ऊपर जाते देखी तो वो खुद भी ऊपर भागी और सारा मामला लम्हे में अखज़ कर गई। मिस्टर, आप इसे छोड़ दें, हम खुद इनसे निपट लेंगे। मैनेजर गुस्से से पागल उस खान साहब को देखकर बोला। अरे जाओ जाओ तुम लोग, इन मम्मी डैडी लोगों से कुछ रकम मिलने पर मुंह बंद कर लोगे। यहाँ और भी गलत काम होते होंगे जब ही उन्होंने इतनी जुर्रत की है। इन तीनों को तो मैं पुलिस के हवाले करूँगी। एक लड़की को हरासा करने के जुर्म में। वो फर्श से उठी और दुपट्टा दुरुस्त करते बिना किसी डर के गुर्रा कर आई। यूशे को एक निगाह देखा, नज़र पहन ली। मोहतरमा, हम माजरत करते हैं आपसे, आप मामला हम पे छोड़ दें बस। मैनेजर तो पुलिस का नाम सुनकर हड़बड़ा गया। ये कुत्ते बहुत भूखे हैं और इनकी भूख अब पुलिस डंडे मार मार के भगाएगी। लड़की की इज्जत व वक़ार उनकी निगाह में कुछ नहीं है, पुलिस ही सबक सिखाएगी। वो डट गई और यूशे से मोबाइल मांगा। उसका क्लच शीज़ा के पास था। लालिक, रहने दो, बदनामी होगी। मुंह बंद करो, तुम्हारी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। कहीं और का प्लान नहीं बना सकती थी। वो उसी पर फिर भड़क गई। बेचारी शीज़ा शर्मिंदा होकर रह गई। आई एम सो सॉरी। मैडम, रहने दें। यूशे ने उसे कायल करना चाहा। उसने कहा जाने वाली निगाह से उसे देखा और पुलिस का नंबर डायल करके वहाँ बुला लिया। अब मंजर ये था कि इस कमरे में मौजूद तमाम अफराद ही पुलिस स्टेशन में खड़े थे। लालिक, यूशे और शीज़ा एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ मैनेजर और 3 लड़के। तभी उन तीनों लड़कों में से किसी के बाप का फ़ोन सामने कुर्सी पर पसर कर बैठे इंस्पेक्टर को मौसूल हुआ। उनका पैगाम सुनकर एक अजीब मुस्कुराहट उस इंस्पेक्टर के होठों पर रेंग गई। आप कौन से लतीफ़े पर हंस रहे हैं? बहुत हो गया, जेल में डालें इन तीनों को। लालिक गर्म हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था पुलिस उसे भी क्यों स्टेशन ले आई है। ऊपर से उन लड़कों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। मोहतरमा, आप मिकाल साहब की बहन है ना? बुलाया है मैंने उनको। मिकाल साहब तो बड़े शरीफ इंसान हैं, पर आप ऐसी जगह क्या करने गई थी? थानेदार के उलट सवाल पे लालिक के चेहरे पे खून से मिटा, बदन में गोया मिर्चें भर गए। यूशे जो सख्त बेजार था, इंस्पेक्टर की बात पे दांत पीसे। किसने बनाया है आपको इंस्पेक्टर? मुजरिम की बजाय मजलूम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो हत्थे से उखड़ी। तभी एक 50 साला शख्स सूट बूट में वहाँ आया। लालिक ने तायराना जायज़ा लिया। यूशे उसके साथ हाथ बांधे खड़ा था। वो कोशिश कर रहा था मामला ख़त्म हो, पर ना मैडम उसकी सुन रही थी और ना वो पुलिस वाला। डैडी, ये लड़की हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। उनमें से एक लड़के ने बाप को देखकर फ़ौरन झूठी सफाई पेश की। लालिक ने मुट्ठी भींच ली। निज़ाम, मामला जल्दी ख़त्म करो। ओ बीबी, तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, मेरे बेटे पे झूठा इल्ज़ाम न लगाओ। आपको यहाँ देखकर बहुत अफसोस हो रहा है मैंने साहब। ना आपने औलाद पे तवज्जो दी है, ना इलाके पे देते हैं। लालिक ने सपाट अंदाज में अफसोस से कहा। वो साहब उसकी जुर्रत पे उसे घूर कर देखने लगे। बहस व मुबाहिसा चलता रहा और तब तक मिकाल वहाँ पहुँच गया। यूशे ने मुट्ठी भींचकर आंखें मींच ली। शायद वो जानता था यहाँ मैडम के ख़िलाफ़ मामला जाने वाला है। उसने बहुत समझाया था मैडम को कि पुलिस को दरमियान में ना लाएं, पर वो बाज नहीं आई। लालिक अब भी पूरी यकीन खड़ी थी। काले कुर्ते शलवार में संजीदा चाल चलकर वो उनके दरमियान टेबल के पास आया और एक तिरछी सुलगती निगाह लालिक पर डाली। अभी तक सब नॉर्मल था। लालिक की निगाह मज़ीद फैली तो एक सीधा साधा शख्स उस हरीस को भी भाई के साथ मौजूद पाया। अब वो यहाँ क्यों आया था? दर हकीकत हरीस मिकाल के साथ था और पुलिस स्टेशन में लालिक का जिक्र सुनकर दोनों ही परेशान से यहाँ पहुँचे थे। यूशे, क्या है ये सब? मिकाल ने सीधा उससे सवाल किया। यूशे ज़ुबान खोलता उससे पहले इंस्पेक्टर बोल पड़ा। लालिक का मुँह खुल गया। मिकाल की दिमाग के शरियाने भूलने लगी।
भाई ये खबीस इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, मैंने इन तीनों को वहाँ नहीं बुलाया। मैं भला क्यों बुलाऊँगी? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? मैं गलती से इनके रूम में दाखिल हुई और फिर ये लोग बदतमीज़ी पे उतर आए। इंस्पेक्टर निज़ाम के झूठ पर वो बौखला गई, फिर भी लहजा मजबूत रखा। मिकाल के तो रगें तन गई थी। जी सर, मैडम सच कह रही हैं। मैं जब उनकी आवाज़ सुनकर ऊपर पहुंचा तो मेरे भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो खुद उसके साथ शामिल थे। वो लड़का फिर बोला। खाना ख़राब का बच्चा झूठा इल्ज़ाम लगाता है हम पर। यूशे उस पर झपटा। यूशे छोड़ो उसे, मुंह तोड़ दो यूशे उसका। ललिक ने भाई की आंख में आंखें डालकर कहा। वो पीछे हट गया। वो लड़के मज़ीद फजूल बकवास करते रहे, अपनी कहानियां बनाकर सुनाते रहे। हत्ता कि मैनेजर ने भी झूठ कहा। ललिक पे तो हैरत के पहाड़ टूट गए। उसका दम घुटने लगा। उसने मिकाल की सर्द निगाहों में देखा, जैसे वो सब पे यकीन कर चुका हो। भाई मेरा यकीन करें, वो मिनमिनाई। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा। यहाँ कानून मजलूम के लिए नहीं, जंगल का राज चलता है। कानून महज नोटों में बिक जाता है। चुप, मुंह बंद रखो अपना। मिकाल साहब, आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको फ़ौरन आगाह कर दिया है। अब आप बताएं हम क्या करें? आपकी बहन? खबरदार जो एक लफ्ज़ मज़ीद कहा। सारे झूठे एक साथ मिल जाएं तो यही होता है। पर भाई आप तो हक पे यकीन रखते हैं। सर पे दुपट्टा दुरुस्त करके वो उसके पास आ गई और उसका बाजू थाम लिया। पर उन आंखों में मौजूद शक्ति ललिक को अंदर तक डरा गई थी। ये बात छोड़ो, तुम ये बात बताओ, तुम क्लब करने क्या गई थी? मिकाल का जब्त टूट गया। बुरी आंखें सुर्ख पड़ गई और वो गुस्से से दहाड़ा। ललिक का बाजू उसके शिकंजे में था। तभी शीज़ा ने सफाई पेश की। ये आवारा दोस्तें तुमने पाल रखी हैं? भाई क्या सुनूं ललिक में? ख़ानदान की लड़कियां ऐसी जगह जाती हैं और तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। उस वक्त उसकी बहन पुलिस स्टेशन में थी। ये बात उसकी गैरत को आग लगा रही थी, जबकि ललिक को भाई से ये तवक्को नहीं थी। ये सवाल घर जाकर भी पूछा जा सकता था। सबके सामने जलील करने की क्या तुक थी? मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दें, पर ये लोग झूठ कह रहे हैं। उसने आखिरी बार अपनी हक में बात की, फिर सपाट चेहरा झुका लिया। मिकाल ने यूशे को भस्म कर देने वाली निगाह से देखा। यूशे माथा मसलता रह गया। उसकी समझ से बाहर था सर को कैसे ललिक के किरदार पे लगे झूठे इल्ज़ाम की सफाई दे। बड़ी मुश्किल से उसने खानज़ादा को कायल किया था और मामला निपटाकर वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। ललिक पूरे रास्ते खामोश रही। शीज़ा उससे माफ़ी मांगकर थक गई थी, पर उसने उससे बात करना गवारा नहीं किया। यूशे की जानिब तो देखा ही नहीं और भाई पे गुस्सा चढ़ रहा था और हरीस तो पहले ही बाहर के रास्ते था। गाड़ी अंदर आकर रुकी। मिकाल सबसे पहले उतरा था और ललिक को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। वो शदीद तैश के आलम में था। आइंदा तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। इस घर से तुम्हारी शादी की डोली उठेगी और ससुराल से जनाजा। वो उसे साथ घसीटते लॉन तक आया। वो मुसलसल उसे पुकार रही थी। यूशे बाइक पे उनके पीछे ही था। हरीस के हम कदम अंदर आया। सॉरी मिकाल, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। तुम अपनी बहन पे यकीन हो सकते हो, पर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है कि किसी ऐसी लड़की को। हरीस अपनी बात जारी रखता कि ललिक खुद दहाड़ी। हाँ, दफ़ा हो जाओ। मुझे कौन सा तुमसे शादी करनी थी? ये इस जाहिल से शादी करवाना चाहते थे आप, जो सच पहचानने की सलाहियत नहीं रखता। वो उसकी गिरफ्त में मचल गई। बाहर के शोर पे अंदर के सब मकीन बाहर आ गए। ताविंदा ने ललिक को इस हाल में देखा तो घबरा गई। फ़ौरन उसके पीछे लपकी। अरे क्या हो गया है? किस बात का शोर मचाया हुआ है? पूछे अपनी लाडली से, क्या करने गई थी ये क्लब? ऐसी घटिया लड़कियों से दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है इसे? मिकाल ने झटके से उसे ज़मीन पर फेंका। पप्पू और सनैर की आंखें फैल गई। चची ने भी मुंह पे हाथ रख लिया। ज़ुबैर मिकाल को ठंडा करने लगा। ताबिंदा ललिक पे झुकी। क्या ऑल फॉल बक रहे हो तुम? सर आप ज़्यादती कर रहे हैं, मैडम ने कुछ नहीं किया। हाँ यूशे, मैं मानता हूँ इसने कुछ नहीं किया, पर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी इसे? आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही थी ये कब से? शरीफ घरों की लड़कियाँ ऐसी जगह जाती हैं। वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ा। मिकाल, मैं चलता हूँ, ये तुम्हारे घर का मामला है और माजरत, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता। हरीज़ 1 मिनट मज़ीद नहीं रुका और निकल गया। ललिक उठकर खड़ी हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी इसकी दोस्तें ख़राब हैं, आए दिन घूमना फिरना चलता रहता है। पर तुमने ही इतनी आज़ादी दे रखी थी। मेरी सुनैर भी तो है, बस घर की 4 दीवारी में रहती है। बाज़ार भी जाए तो माँ के दुपट्टे से लग कर चलती है। पप्पू संजीदगी से अपने मकरू मफादात पर पर्दा डाले शैतानी मुस्कुराहट रोक कर बोली, बस हो गया आपका कल्ली बकवास। यही चाहती थी ना आप?
मुझे मेरे भाई के नज़रों में गिरा दें, कहीं उन लड़कों को आपने तो नहीं भेजा। आय हाय, ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की। पापा ने कानों पर हाथ रख लिए। बकवास मैं नहीं, आप करती आ रही हैं, वो चीखी। मिकाल गुस्से से उस पर दहाड़ा। इस बार उसका हाथ उठा था और भारी हाथ उसके नाजुक गाल पर निशान छोड़ गया। वो हक दक सी खड़ी रह गई। तमीज़ सिखाएं दादो इसे। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? यूशे को तो ये भी सब नाकाबिले कबूल था। हाँ, तुम भी बोल लो यूशे मियाँ, तुमको तो उसके बारे में सब पता होगा। तुम्हारे साथ ही तो ये घूमती फिरती है। वो एक बार फिर जहर भरे लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगी। यूशे खामोश हो गया। कहीं तुम इस लड़के से मिलने तो नहीं गई थी? तो ने चौंक कर पूछा। मिकाल का माथा ठनका। उसने भौं उचकाई। मैंने कल रात इसे किसी लड़के से बात करते सुना था। मैं तुम्हें बताने वाली थी, फिर सोचा बच्ची है, इसे समझा दूंगी कि लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। वो लैली के हमदर्द बनते हुए बोली। मोबाइल दो अपना। ललित, जो कब से उनकी ड्रामाबाजी बर्दाश्त कर रही थी, भाई की आवाज़ पे चौंक गई। नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर मिकाल ने खुद उसके बैग से मोबाइल निकाल लिया। खोलो इसे। मजबूरन लैली को खोलना पड़ा। अब तक उसकी आंखें आंसुओं से खुश्क थी। ये रात उस पर किसी तरह क़यामत बनकर टूटने वाली थी। उसका अंदाज़ा उसे कुछ लम्हों में होने वाला था। पप्पू तो इस मौके की ताक में अरसे से थी। वो हर सूरत आज लैली से जान छुड़ाती, चाहे फिर उसकी जान क्यों न चली जाए। जू मिकाल व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ता गया। उसका चेहरा सुर्खी में माइल होने लगा। वहीं उसने मोबाइल पटख दिया। उसके 2 टुकड़े उगे। कौन है ये शहरयार? ये दूसरा थप्पड़ था जो वो बर्दाश्त न कर सकी और ज़मीन बोस हुई। मैं बताने वाली थी आपको, वो मुझसे शादी करना चाहता है। कल उसके बाबा रिश्ता लेकर आएंगे। वो मेरा यूनी फेलो है, पसंद करता था मुझे। ज़बान की लड़खड़ाहट पे काबू पाकर मजबूत लहजे में उसने सबसे सच बता दिया। वो कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। यही सही मौका था जिसकी बदौलत उसे उसकी मंजिल मिल जाती। तौबा, तो इतने अरसे से अफेयर चल रहा था। चची की बड़बड़ाहट वाज़े सुनाई दी। दादू की ज़ुबान तो तालू से लग गई थी। शहरयार का सुनकर उनके अंदर लालिक पर जो मान था वो टूट कर बिखरा था। उनके लालिक उनसे ये सब कैसे छुपा सकती थी? उसने कैसे ये ताल्लुक़ कायम रखा? भाई, शहरयार अच्छा लड़का है। बेशर्मी देखो इस लड़की की। वो तनफ्फुर से बोली। जब भी ये 24 घंटे कमरे में रहती है या फिर बस बाहर घूमती थी। लैली की आंखें फट गई। किस बात को पप्पू ने कहाँ जोड़ दिया था? अब अगर वो बताती कि वो फ्रीलांसर है तो यकीन किसी ने नहीं करना था। कोई उसकी सुन कहाँ रहा था। आज लैली का दिन नहीं था। मिकाल ने बालों से जकड़कर उसे खड़ा किया। सुनहर तो खुद उसके तेवर देखकर कांप रही थी। अफेयर चलाने वाले लड़के कभी शादी नहीं करते। दिल तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूँ। ललित बालों की गिरफ्त पे फड़फड़ा उठी। बस फिर मुझे मार दें ताकि इस अजियत से आज़ाद हूँ। शहरी बुरा नहीं है, बुरे आप लोग हैं। कभी आपको बहन के लिए फ़ुर्सत मिली जो मैं आपको उसके बारे में बताती? काम काम और बस काम। ललित तो पागल है, ललित तो मनहूस है, ललित तो बदतमीज़ है, ललित ये ललित वो, और अब ललित बदकिरदार हो गई। ये सारे इल्ज़ाम मुझे पहले ही ख़त्म कर चुके थे। एक काम करें, इस वजूद को अब बस दफना कर चारों कुल पढ़ लें। सारे लिहाज मिलाकर वो दुगनी आवाज़ में चिल्लाई। उसकी आवाज़ में इतना कर्ब था कि आंख से आंसू टूटकर गाल से फिसलकर थोड़ी का सफ़र करते नीचे गिरा। आसमान पे छाई उस काली चादर में भी बिजली की लकीरें नुमायाँ हो गई। यूशे को शदीद मलाल हुआ। उसने निचला लब काटा। वो लाख बुरी सही, पर यह सब बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी। जी सर, शहरयार साहब एक अच्छे इंसान हैं। यूशे ने तो उसके हक़ में बोलना चाहा, पर सामने जो पुप्पो थी वो उसकी हर बात का उलट मतलब निकालने वाली थी। यूशे मियाँ, तुम जानते थे? जी पुप्पो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से यूशे, तुम यकीन तोड़ा है तुमने मेरा। मिकाल ने अफसोस से सर हिलाया। सर, मैडम की इतनी बड़ी गलती नहीं जितना आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और जिस बात पे एक्शन लेना है वो आपने इग्नोर कर दी है। वो भी तल्ख हुआ। उनकी गैरत तो बस चंद मैसेज पढ़ के जाग गई है। उस वक्त नहीं जागी जब कोई बेगैरत मर्द उनकी बहन से बदतमीज़ी करना चाह रहा था। उसके दांत नहीं तोड़े पर बहन का मुंह तोड़ने लगे। तलखी से कहका लगाते आखिर में अफसोस से भाई को देखा। मिकाल के माथे की रगें तन आई। उसे वापस झटके से नीचे फेंका। तो बहन को ऐसी बेहुदा जगह जाने पर शर्म नहीं आई? किसी गैर महरम से गुफ्तगू करते वक्त वो शर्म से मरी नहीं? वो खुद भी चिल्लाया। लाली का दम खुश्क हुआ। अगर भाई उसका पर्दा नहीं रख सकता था तो फिर वो क्यों खामोश रहती?
नहीं आई शर्म, मैं बेशर्म हूँ, पर आप तो बहुत गैरतमंद शर्म वाले हैं। और ये पारसाई बीबी जो अपनी माँ के पल्लों के साथ लगकर चलती है, आप दोनों को अकेले तन्हा छतों पर मिलते हुए शर्म नहीं आई? कभी डिनर तो कभी लॉन्ग ड्राइव। मैं तो फ़ोन पर बात करती थी, पर भाई आप दोनों एक छत के नीचे रहते हो, सबकी नज़रों से ओझल जो अफेयर चला रहे थे वो कुछ नहीं, जहरीली नागिन बनी। वो बराबर से फुनकारी कि सबको सांप सूंघ गया। सुनहर का चेहरा लट्ठे के मानिंद हो गया, धड़कनों में अट्टाश पैदा हो गया। सबके सामने उस राज ने यूँ फाश नहीं होना चाहिए था। बकवास करती हो, वो मारने पर तुलाया। ज़ुबैर उसे रोकने लगा। दादू आप तो कुछ बोले, ललित ने बड़ी आस से कहा, पर वो खामोश रही। मिकाल सर गुस्सा थूक दे, अकल से काम लें। अगर इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शहरयार से शादी करा दें इनकी। वो अब तक नहीं गया था। उस लड़के का बाप मेरा कारोबारी हरीफ है, ये तो नामुमकिन है कि मैं उसकी शादी वहाँ कर दूँ। और हरीस इतना अच्छा लड़का, पर ये उसके काबिल ही नहीं थी। मुझे मेरे दोस्त तक की नज़रों में उसने गिरा दिया है। अब कौन करेगा इससे शादी? वो गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि जनरेटर के पास पड़ी पेट्रोल की बोतल उठा ले आया। वो चंद मैसेजेस उसकी आंखों के गिर्द घूम रहे थे और हैरत का आलम ये था कि वो बहन को मारने तक आ गया था। बेटा पागल हो गए हो, छोड़ो उसे। ललित जाओ कमरे में, चाचू चीखे, पर ललित तो बूथ की मानिंद हो गई, आंखें पत्थर सी थी। चाचू छोड़ दे मुझे, बहुत बर्दाश्त कर लिया इससे। वो दीवाना हो चुका था। चची और दादू भी रोकने लगी। जब ज़माने को इसके किरदार का पता चलेगा तो कौन अपनाएगा इसे, और हमारी बदनामी अलग। वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। गुस्सा अकल को खा जाता है का अमली मुजाहिरा मिकाल ने खुद कर दिया था। एक पुलिस स्टेशन वाला मंजर जो वो भूल नहीं पा रहा था, और उन लोगों की बातें, घटिया इल्ज़ामात, मतलब सब कुछ उसकी बहन लैली के ख़िलाफ़ था। किस किस बात पर वो लैली का यकीन करता। मैं करूँगा शादी, कभी आपको इनकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, बस आप ठंडे हो जाएं। अचानक इसी शोर में कपकपाहट से भरी आवाज़ बुलंद हुई। लैली का सांस बंद हुआ। खाली निगाहों से उसने सामने देखा। यूशे सर झुकाए खड़ा था। सब उसकी बात पे शौक थे। उसे खुद भी नहीं पता था ये बात कहने की हिम्मत उसमें कैसे पैदा हुई। बिल्कुल सही कह रहा है ये। बेटा तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इसका निकाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा करो। पुफी की बात पर मिकाल नर्म पड़ा, बोतल दूर फेंकी। जान से मार दे, पर मैं इस जाहिल आदमी से शादी नहीं करूँगी। वो तो सुनकर ही मचल गई। यूशे ने जब्त से आंखें मिचली। कितनी अना थी उस लड़की में। वो अपनी अना को चलकर उसके लिए स्टैंड ले गया था, पर एक वो थी जो मन्ना कबूल कर सकती थी, पर यूशे खान का साथ नहीं। आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ तो इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। मेरा हक़ है, मैं सिर्फ शहरी से शादी करूँगी, वरना मार ही दे मुझे, एक जहन्नम से दूसरी जहन्नम तक, इससे बेहतर मौत है। बस फैसला हो गया है, तुम्हारा अभी यूशे से निकाह होगा और उसके बाद तुम दोनों अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। वो यूशे से भी नाराज़ था, गुस्सा था। ललित उठो, भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। ताबिंदा बेगम ने उसे बाजू से थामा। ललित की समात ख़त्म हो गई। उसने शिकवा भरी निगाह उन पर डाली। वो खामोश हो गई। सब ने रंग बदल लिए थे। उसे हर एक से नफ़रत होने लगी। तमाशाई शब, तमाशाई ज़ात, तमाशाई शिगाफ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। कोई टाटा बाय।